हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे। मैंने आपको मौलिकता तक बता दिया था। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। अब नॉर्मलता होती क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मलता क्या होती है कि निश्चित आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो घुले हुए ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन, और आयतन अगर ml में है तो हम यहाँ इंटू करते हैं 1000, ठीक है। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो हमें ये समझना है ग्राम तुल्यांक होते क्या हैं। किसी भी विलय के जो ग्राम तुल्यांक है, ग्राम तुल्यांक होते हैं उस विलय का भार बटा उस विलय का तुल्यांकी भार। तो अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है, मैं इससे भी समझाता हूँ कि विलय के भार को हम हमेशा डब्ल्यू विलय लिखते हैं, लेकिन अब तुल्यांकी भार को कैसे डिनोट करेंगे। किसी भी विलय का तुल्यांकी भार निकालने से पहले ये देखना है कि वो अम्ल है, क्षार है या कोई यौगिक है। अगर हम यहाँ पे तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं किसी भी अम्ल का, तो अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वो उस अम्ल का अणुभार बटा उसकी क्षारकता। क्षारकता क्या होती है, अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अगर हम यहाँ पे क्षार का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो क्या होगा, उस क्षार का अणुभार, है ना, अपॉन उस क्षार की अम्लता। अम्लता क्या होती है, किसी भी क्षार द्वारा त्यागे गए OH- आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम जो फॉर्मूले पे पहुंचते हैं वो फॉर्मूला होता है मेरे पास नॉर्मलता अपॉन WB तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और इनटू 1000। ये फॉर्मूला है जिससे कि हम यहाँ पर किसी भी विलयन की नॉर्मलता निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है बेसिकली नॉर्मलता निकालने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। आप देख लीजिए एक बार, ये आपको नोट करना है नोट कॉपी में, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको कह दिया है, ये लो 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 500 ml जल में घुला है, ठीक है, घुला है। तो विलयन की, ये पूछ रहा है कि विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, n निकालना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि WB आपको कितना दिया हुआ है, WB है 4.9 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, H2SO4 का तुल्यांकी भार, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसका तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की का अणुभार 98 होता है। अब इस अम्ल की क्षारकता कैसे पता चलेगी, या तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए या फिर आपको वैसे याद होना चाहिए H2SO4
ये 2H प्लस आयन देता है, तो इसकी जो अम्ल की क्षारकता है वो कितनी जाएगी, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 49। तो इक्विवेलेंट वेट जो है, जो तुल्यांकी भार है, वो क्या है बेटा, यहाँ पे 49 है। फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला लगाओ। आप फॉर्मूला लगा के ही काम क्या कीजिए, ठीक है, ताकि वहां पे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपकी, वो आपको अलग से दिखेगी, इंटू 1000, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना है, 4.9, ये लो साहब 1000, तुल्यांकी भार कितना है बेटा, 49, इंटू 500, यही है। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 49 से 49, एक 1/5 0.02n, ये क्या हो गई इसकी, क्या होगा बेटा इसकी नॉर्मलता, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा और फिर मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है ना। तो आगे की बात देखिए बेटा, एक और न्यूमेरिकल देखिए, मैंने यहां पे लिखा 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 5 लीटर जल में उपस्थित है। 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 5 लीटर जल में उपस्थित है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लीटर को आप यहाँ पे मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 5000 मिलीलीटर आ जाएगा, फिर 1000 लिखो तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ आपको, 40 ग्राम है साहब। तुल्यांकी भार कितना होगा, अब देखो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, ठीक है। तो इसका अणुभार देख लेते हैं। कैल्शियम का 40 होता है बेटा, है ना, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 16 दूनी 32, 32 और 2 34, H2O है, कितना हो गया 4 और 7 74, 74, 74, और इस कितना OH देगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 37, तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 37, ठीक है। चलो जी सॉल्व कर लो, नॉर्मलता इक्वल्स टू, ठीक है, 40/37 इंटू 5, अब कुछ भी नहीं करना, 5 से काट दो इसको 8 बार, 8 पंजे 40, अब जैसा आपको आता है वैसे करो, 8 को 37 से डिवाइड करो, 0.0, लगभग ये जाएगा एक बार, नहीं 2 बार जाएगा, तो लगभग 0.2 के समथिंग आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जितने भी सांद्रता की इकाइयों से संबंधित क्वेश्चन थे वो हो गए। अब यहाँ पे एक चीज पूछते हैं साहब कि कौन सी यूनिट टेम्परेचर पर निर्भर करती है और कौन सी यूनिट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो देखो जहां पे वॉल्यूम है, जहां पे आयतन है, आप ताप दोगे तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैलेगा, फैलेगा तो वो पदार्थ टेम्परेचर पे निर्भर करेगी। जहां पे वॉल्यूम नहीं है, जैसे कि मोललता, मोललता के अंदर क्या वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी इकाई सांद्रता की ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो जहां पे वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है, जहां पे आयतन नहीं होगा, जैसे मास परसेंट आयतन नहीं है उसके अंदर, मोल फ्रैक्शन आयतन नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे मोललता आयतन नहीं है इसके अंदर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसमें आयतन आ गया तो वो टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। नॉर्मलता में आयतन आता है, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। मोलरता में आयतन आता है, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। मतलब कि वे घटक जहां पे आयतन आता है वो टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, जहां नहीं आता है वो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है बेटा। चलो जी अब हम यहाँ पे बात करेंगे विलेयता की, है ना, सॉल्युबिलिटी, विलेयता सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, देखो सॉल्युबिलिटी, देखिए एक निश्चित आयतन पर, एक निश्चित आयतन में 1 लीटर या 100 ग्राम, ठीक है, एक निश्चित आयतन पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई अधिकतम विलेय की मात्रा, मतलब कि मैं अगर आपको उस तरह से बात करूं यहाँ पे, है ना, तो विलेयता क्या होती है कि एक निश्चित तापमान पर किसी भी विलायक के अंदर या निश्चित विलायक के अंदर घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। अब विलेयता को हम अलग अलग भागों में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पहला है मेरे पास ठोसों की द्रव में विलेयता, पहला है मेरे पास यहाँ पे ठोसों की द्रव में विलेयता, ठीक है बेटा, ठोसों की द्रव में विलेयता, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे
ठोस तो है विलय और द्रव क्या है यहाँ पे विलायक। ठोसों की द्रव में विलेयता। तो क्या है सुनिए, निश्चित ताप पर टेम्परेचर फिक्स है, निश्चित ताप पर विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा, बोले तो संतृप्त विलयन, ठीक है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। तो यहाँ पे ठोस की द्रव में विलेयता की ये डेफिनेशन है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता को, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे विलेय व विलायक की प्रकृति। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हर जगह आता है ये, है ना, कि आप किसको किस में घोल सकते हो, किसको किस में नहीं घोल सकते हो, ये पॉइंट आप बच्चों को समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैंने आपको एक गिलास पानी दे दिया, उसमें बोलोगे तेल घोल दो, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना। तो ये समझने वाली बातें हैं केवल, ठीक है। तो विलेय और विलायक की प्रकृति, तो यहाँ पे समान समान को घोलता है, ठीक है। अगर मान लो विलेय और विलायक दोनों का नेचर समान है, प्रकृति समान है, तो वो घुल जाएगा। जैसे पानी में नमक को घोल दो, घुल जाएगा। क्या क्यों घुलेगा? क्योंकि पानी है वो भी ध्रुवीय विलायक है, और नमक है वो भी ध्रुवीय होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब वैद्युतीय पदार्थ होता है, प्लस माइनस होंगे, आराम से डिजोल्व हो जाएगा। पानी में तेल क्यों नहीं घुलता? क्योंकि पानी ध्रुवीय है और तेल क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो नहीं घुलती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल खूब सारे दे सकते हैं, लेकिन जब भी ये पॉइंट आएगा आपके माइंड में सिर्फ एक चीज जरूर आनी चाहिए, वो ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय आसानी से घुलते हैं। ध्रुवीय में ध्रुवीय, अध्रुवीय में अध्रुवीय, ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये आपको इस पॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ताप, ताप का प्रभाव, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। मैं आपको दो चीज यहाँ पे समझाऊंगा। टेम्परेचर के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऊष्मा शोषी और एक ऊष्मा क्षेपी। ऐसी अभिक्रिया जो जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम चूने को पानी में घोलते हैं, या दिवाली के टाइम पे जब हम पुताई करते हैं तो चूना लेके आते हैं, चूने को बाल्टी में या मटकी में डालते हैं तो उबलने लग जाता है, वो मटकी टूट जाती है, भाप निकलती है। तो वो अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, और उसको पूर्ण होने में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, जो कंप्लीट होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, उन्हें हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, जैसे देखिए पानी में चीनी डाल दीजिए और फिर गर्म कर दीजिए, जल्दी घुल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने पर ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो विलेयता बढ़ती है, और जबकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो विलेयता है वो डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है। ये ठोसों की द्रव में विलेयता के दो पॉइंट है जो हमें यहाँ पे सीखने हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसी का जो इंपॉर्टेंट भी है, और इसी के अंदर बहुत सारे रूल्स भी आपके लिए आने वाले हैं। तो आपको रूल्स भी सीखने हैं, बातें भी करनी है, अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी इसके अंदर, जिसको कि मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। अब है गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यार जो विलेय है वो तो गैस है, और जो विलायक है वो क्या है, द्रव है, ठीक है। अब देखो गैसें जो हैं अगर द्रव में नहीं घुलेंगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी,
क्योंकि जितने भी जलीय जीव हैं उनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जल में घुली हुई ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती तो जलीय जीव जिंदा नहीं रह पाते, मर जाते। ठीक है, तो गैसों की जल में विलेयता जलीय जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और इसको हम एक टॉपिक से समझेंगे, इसे बोलते हैं अवशोषण गुणांक। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, अब अवशोषण गुणांक क्या होता है? ठीक है, निश्चित ताप और दाब पर किसी विलायक में, ये है एसटीडी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या मात्रा बोल सकते हैं। निश्चित ताप और दाब पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का मात्रा एसटीपी पर आयतन, मतलब कितना आयतन इसमें घुला हुआ है, ठीक है, उसे हम अवशोषण गुणांक कहते हैं। मैं वापस से समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा प्रयास करना समझने का, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, निश्चित ताप और दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ठीक है, किसी मानक ताप और दाब पर घुली हुई गैस का आयतन, मतलब 1 लीटर में कितनी गैस घुली हुई है ना, गैस का आयतन उस विलयन का अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो गैस जितनी ज्यादा घुली होगी मतलब उसके अवशोषण गुणांक का मान उतना ही ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? तो बहुत सी बार पूछ देते हैं, है ना, एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। तो इस अवशोषण गुणांक को आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि सर ने बताया था कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। विलायक के निश्चित आयतन में, मतलब मैंने ले लिया साहब 1 लीटर, ठीक है, अब 1 लीटर है जो मानक ताप और दाब स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री, ठीक है, तो उस पर इसके अंदर कितनी गैस है, कितनी गैस घुली हुई है मानक ताप और दाब पर। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, आपने सुना होगा कि पानी को शुद्ध करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, जो घुली हुई गैसें वो बाहर आ जाती है। आपने देखा होगा, मैं समझाता हूँ आपको कि गर्मियों के टाइम पे जो फिशरमैन होते हैं, मछली पकड़ने वाले, ठीक है, वो ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं। उसका कारण है टेम्परेचर बढ़ने पर जो नदी या समुद्र के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सांद्रता या मात्रा है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज होने के कारण जो मछलियां हैं वो सतह पर आती है, और सतह पर आने के कारण क्यों आएंगी, क्योंकि सांद्रता कम होगी, सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ेगा, आएंगी तो ये मछुआरों द्वारा पकड़ी जाएंगी। आई कुछ बात समझ में? तो यहाँ पे अवशोषण गुणांक द्वारा हम उसको डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है गैस की प्रकृति या गैसों की प्रकृति। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे गैसों की प्रकृति की। ठीक है, गैस की प्रकृति है, गैसों की प्रकृति। देखो, एक तो वो गैसें हैं जो आसानी से घुल जाती हैं, और एक वो गैसें होती हैं जो आसानी से डिजॉल्व नहीं होती है, मतलब घुलती नहीं है। ये दो चीजें जो आपको समझना है। ठीक है, तो ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, कौन कौन सी गैसें हैं जो आसानी से द्रवित हो जाती है? अमोनिया है, CO2 है, SO2 है, HCl है। ठीक है, ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, उन गैसों की विलेयता जो आसानी से द्रवित नहीं होती है उनकी अपेक्षा अधिक होती है। तो जब वातावरण का दाब इक्वल होता है, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, ठीक है, उनकी विलेयता जो गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती है उनकी अपेक्षा अधिक होती है, उनकी विलेयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए पहले। इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, ऐसी गैसें जो विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती है,
ऐसी गैसें जो विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती है या उनका आयनन हो जाता है, उन गैसों की विलेयता अधिक होती है। अब यौगिक बनाने का मतलब क्या, देखिए अगर यहाँ पे हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया रिएक्ट करता है जल से, तो क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यौगिक बन गया। ठीक है, तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी। दूसरा देखिए, HCl लेने पर HCl को जल में घोलते हैं तो ये आयनन होता है इसका H+ और Cl-। ध्यान देना, ये पॉइंट आगे से जाके ड्रॉबैक ना उसमें आएगा ये। ठीक है, तो ऐसी गैसें जो अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती हैं या आयनित हो जाती है, उनकी विलेयता ठीक है अन्य गैसों की तुलना में जो या फिर जो आसानी से द्रवित नहीं होती है अधिक होती है। ठीक है, ये चीजें भी आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट है ये, इसको देख लीजिए।